देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइनमैन, कैसे वो चैलेंजेस फेस करते हैं। कैसे हम देख सकते हैं कि फिंगर उनकी नहीं रही है या फिर बर्न देखे गए हैं। तो ये फोटो में भी हम देख सकते हैं कि बिना किसी ग्लव्स के, बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के वो कैसे रिपेयर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैजार्ड, ज्यादा हाई वोल्टेज पावर लाइंस के साथ डायरेक्टली एक्सपोज्ड है। इलेक्ट्रिक शॉक्स बहुत कॉमन हो जाता है इनके लिए। या फिर ऊपर टावर के ऊपर भी हम देख रहे हैं, अगर यहाँ से ये नीचे गिरते हैं, इतने लंबे टावर्स के ऊपर क्लाइंब करते हैं, तो फॉलिंग का भी रिस्क रहता है। तो क्या सफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे एडिक्वेट ट्रेनिंग है, एडिक्वेट इक्विपमेंट है? फेटल ह्यूमन एरर की वजह से हमने देखा कि 39 नंबर ऑफ टाइम्स द फीडर्स वर मिस्टेकनली टर्न्ड ऑन, जिसकी वजह से जो वर्कर काम कर रहे थे, लाइनमैन काम कर रहे थे, दे लॉस्ट देयर लाइफ। इलेक्ट्रोक्यूशन, जब डायरेक्टली आप इम्पैक्ट में आ रहे हो इतनी हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, तो इलेक्ट्रोक्यूशन फेस करते हैं ये वर्कर्स। तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली इक्विपमेंट यहाँ पे मिसिंग है। इंस्पेक्शन होना चाहिए कि मेंटेन किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं इक्विपमेंट्स, प्रॉपर फंक्शनिंग एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हम बोलते हैं, स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल होने चाहिए। पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज होना चाहिए। प्रॉपर सेफ्टी ऑडिट होने चाहिए ताकि हमें पता चल पाए कि पोटेंशियल हजार्ड्स कहाँ पे हैं, पोटेंशियल लूप होल्स कहाँ पे हैं। एंड हम टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे हमें सिर्फ ऊपर जाके देखना है, तो क्या हम बोल सकते हैं वहां पे हम ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। जहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वायरिंग है वहां पे हम किसी लाइनमैन को ऊपर ना भेजे, बट ड्रोन का यूज करके हम ऊपर चेक कर लें। तो रिव्यू एंड रिवाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है रेगुलेशंस का, जो कि एक ये इमेज भी दिखाती है कि लाइनमैन जो है उनकी सेफ्टी जो है वो मेक श्योर करना, इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। So we can say that here the availability of technical textiles उस पे focus किया जाना चाहिए, जहाँ पे again in terms of manufacturing or the availability MSMEs can play important role. And then for example we have the certain kind of technical textiles जिनको हम smart textiles भी बोलते हैं, which are again resilient to the electricity that is passing through, though, so that we can again ensure that there is no kind of danger which is associated when it comes to repairing. So nanotechnology also is one aspect, which is stain resistant or antibacterial functions. So यहाँ पे जैसे हम specifically electricity और related areas की बात करें, तो it can help. और hair can again ज्यादा एडवांस हो जाएगा, जो मैं बोल रही हूँ कि वेदर अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बात, मतलब कैसे हेल्प कर सकते हैं, या फिर ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो हैं क्या वो हमें हेल्प कर सकते हैं, तो दैट इज वन थिंग। एंड ऑल्सो जो क्लाइमेट चेंज है उसके साथ हम देख रहे हैं कि पावर सेक्टर के ऊपर भी जो प्रेशर है वो बढ़ा है कहीं ना कहीं। जो पावर सप्लाई, पावर डिमांड है वो इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से जब भी कोई फॉल्ट होता है तो हम बोल सकते हैं लाइनमैन के ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर भी रहता है। तो क्या सफिशिएंट हमारे पास वर्क फोर्स है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो भी एक क्वेश्चन उठता है। The next is regarding Indian Americans and how they contribute to United States. So इंडियन अमेरिकन्स के रोल को हाईलाइट करने के लिए हम बोल सकते हैं दे आर अ स्मॉल कम्युनिटी विद बिग कंट्रीब्यूशन एंड बाउंडलेस होराइजन्स. So 5.1 million Indian Americans represent the Indian diaspora and they make up 1.5% of the population of US. 45% of them migrated to US after 2010. 72 unicorn startups out of the 648 in the US are led by Indian migrants. Collective value exceed करती है almost $200 billion. 60% of all the hotels in the US are owned by Indian Americans. So hotel chains जिसमें they create more than 4 million jobs directly and indirectly annually. 30 to 50% convenience stores are also owned by the Indian Americans. 35 out of top 50 colleges in the US
have an Indian American in the leadership ranks, the roles of dean, chancellor, directors of the college, 35 out of the top 50 colleges. 3 billion have been donated by the Indian Americans to the US universities. And also 1.5 to 2 billion dollars is annually contributed by the Indian Americans to the charity. So we can say they are a small community but are having a bigger contribution and have a boundless horizon. There are different areas जहाँ पे presence देखने को मिलता है, top से लेके bottom different layers के बीच में, and the contribution which is made by the Indian Americans. Not only in the US, but उसका directly impact हम बोल सकते हैं, directly and indirectly impact India के ऊपर भी आता है, remittances में, and also जो leadership है, उसके साथ जो connect कर पाते हैं लोग, उसके अंदर भी. Then next is regarding lateral entry into the bureaucracy. Lateral entry मतलब traditional जो civil services के द्वारा रिक्रूटमेंट होता है इंडिविजुअल्स का सीनियर पोजीशंस के लिए, जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्यूटी सेक्रेटरी, वैसे नहीं किया जाएगा. 45 सच पोस्ट्स जो गवर्नमेंट है उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, एंड इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाएगा अकेडमिया, पीएसयू या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. तो डाइवर्सिफाई करने की बात हो रही है. So here, when we talk about what can be the benefits and what can be the challenges of lateral entry into bureaucracy, benefits can be that they'll be bring more expertise and more specialization. Innovative thinking can be promoted, then filling the talent gaps in short time period. Then another benefit can be efficiency and their performance, or when we talk about bringing the corporate ethics or corporate governance standards, and then diverse perspectives at again a particular policy formulation thing or the way of approaching a particular thing. So diverse perspectives and better planning and reducing again the negative impacts through their perspective and the views and discussions. What can be the challenges would be how will be ensuring their integration into the bureaucracy because of the again certain kind of resistance, internal resistance by the bureaucrats. Then resistance from again the career bureaucrats is there, potentially leading to a lack of cooperation and support. And Joe, again, the vision, whether will be more focusing upon that or that the internal resistance would be overpowering. Short tenure, so whether again these lateral experts who will be entering through this mechanism would be giving their 100% or not, because they'll be having short tenure. Then accountability and oversight is one thing, and transparency in the selection process for the lateral entry positions. Then lack of institutional knowledge in terms of they will help in bringing the specialized knowledge, but we lack, we can say they may lack the institutional memory and understanding of the intricacies of the government processes. So their mind or certain kind of now their personality has it better fits into the corporate world. So whether that would be helpful in terms of understanding the intricacies or nitty-gritties of the government processes or the administration. And then policy continuity. So whether that would be taken up for the longer time period or when they again that tenure gets completed, so that idea would be disbanded or not. So these are certain challenges. And क्योंकि reservation provided नहीं है, तो क्या हम social justice and equitable representation जो है in the bureaucracy उसको make sure कर पाएंगे यहाँ पे, या फिर balance? So one example, lateral entry का example है Nandan Nilekani sir, who leaded again the Aadhaar card implementation. Name आप repeat कर सकते हो मानसी दी? Nandan Nilekani sir. Okay. Then why the districts created in 2016 are now under the spotlight in Manipur? So major issue, सबसे पहले तो रीजन डिस्कस किया जा रहा है कि क्यों डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए इन मणिपुर इन 2016 एंड अभी स्क्रूटनी के अंदर क्यों है. तो 2016 में जो मणिपुर गवर्नमेंट में बीरेन सिंह जो कि
चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 7 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो पाए, एफिशिएंसी मेंटेन कर पाए एंड गवर्नेंस बेटर तरीके से हो पाए। बट अभी एथिकल टेंशंस की वजह से हम देख रहे हैं कि कंसर्न्स उठ रहे हैं, जैसे मेती और कुकी जोमी कम्युनिटी के बीच में उठ रहा है, विच आर जनरली सपोर्टिव ऑफ द क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, बट अभी देखा जा रहा है कि इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। नागा कम्युनिटी, यूनाइटेड नागा काउंसिल, वो स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं क्रिएटिंग ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स। इसके साथ साथ कुकी और जोमी कम्युनिटी के अंदर भी हम देख रहे हैं, नागा के अंदर भी हम देख रहे हैं कि टेंशंस देखने को हमें मिली है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या नए डिस्ट्रिक्ट्स को जो हमने बनाया है, क्या वो मूव पॉलिटिकली मोटिवेटेड था? एंड ऑल्सो जो कुकी और जोमी कम्युनिटी है, यहाँ पे नागा कम्युनिटी है, कैसे वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? तो जो इंडिजिनस लोग वहां पे रह रहे हैं उनके ऊपर कैसे डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है, या फिर वो अपोज कर रहे हैं वहां पे, या फिर इन सपोर्ट है? तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस यहाँ पे उठते हैं कि जैसे कुछ कंसर्न्स भी उठे हैं कि जो लैंड था इट वाज इलीगली ऑक्यूपाइड, विलेजेस को मर्ज कर दिया गया एंड विलेजर्स से प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं हुआ। तो इसीलिए देयर इज अ डिमांड फॉर रिव्यू, फॉर रिकंसिडरेशन कि जो न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिससैटिस्फैक्शन लोगों ने उसके ऊपर दिखाई है, स्पेसिफिकली नागा कम्युनिटी ने। तो हम देख सकते हैं कि जो इंडिजिनस लोग हैं उनकी कंसल्टेशन भी एक इम्पॉर्टेंट स्टैंड पॉइंट होना चाहिए जब हम पूरे विलेजेस को एक साथ मर्ज कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एथिकल कम्युनिटीज रह रही हैं। क्या वो को हैबिटेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी क्वेश्चन होना चाहिए इन कंसिडरेशन। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग अ हेल्थ गैप। सो मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015 to 16, 10.6% जो लोग हैं अबव द एज ऑफ 18 years आर हैविंग डिसऑर्डर्स, जिसमें से 16% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 49। इसके साथ साथ हम जब बजटिंग की बात करते हैं तो क्या हम वी आर एलोकेटिंग लेस देन 1% ऑफ द हेल्थ बजट टूवर्ड्स द मेंटल हेल्थ? क्या वो सफिशिएंट है? हम हर टाइम मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं, स्टिग्मा की बात करते हैं, उसको हटाने की बात करते हैं, इंक्लूसिव बनाने की बात करते हैं, बट क्या उन सारे स्टेप्स को सपोर्ट करने के लिए इनफ बजटरी एलोकेशन हम कर रहे हैं टूवर्ड्स इट? इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, तो क्या फंडिंग जो है इज इट सफिशिएंट फॉर टैकलिंग द इशू? एंड मेडिकल स्टूडेंट्स ही नहीं, हर सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है उसकी प्रॉब्लम्स अराइज होती है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, जैसे कि स्ट्रेस है विच इज कॉज्ड बाय पॉवर्टी, प्रेशर है, ग्रोइंग इनइक्वालिटी है इन व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर यू, फ्रस्ट्रेशन है ड्यू टू द लैक ऑफ जॉब्स, जजमेंटल एंड डिस्क्रिमिनेटरी इन्वायरमेंट है विच इज एक्टिंग एज अ बैरियर फॉर कास्ट, फॉर जेंडर एंड फॉर रिलीजन, जो कि ट्रिगरिंग पॉइंट बनते हैं फॉर द मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। सो डेटा होना चाहिए सबसे पहले, एंड डिफरेंट यहाँ पे मॉडल्स भी हमारे पास हमें दिए गए हैं, जैसे बैंयन इन तमिलनाडु, संगट इन गोवा एंड सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी इन पुणे। सो एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए हमारे पास, जिसमें इमरजेंसी केयर सेंटर होने चाहिए, पीर लीडर लेड इंटरवेंशन, जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली है वहां से इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ शॉर्ट स्टे होम्स का क्रिएशन होना फॉर द केयर सेक्टर। एस्टिमेटेड चेन्नई बेस्ड Banyan जो है it has estimated the focus on addressing the need for 60 lakh homeless and abandoned women। उनका क्या, उनकी मेंटल हेल्थ का क्या, who are mentally ill? So innovative home again intervention in Chennai। सो जो बैनियन मॉडल है इट कंटिन्यूज टू एंगेज विद पीपल, उनको ट्रीटमेंट दिलाने में हेल्प करते हैं, एंड ऑल्सो डेवलपिंग द नेसेसरी सोशल स्किल्स ताकि री इंटीग्रेट उनको किया जा सके विद देयर सोसाइटी एंड विद देयर फैमिली। सो कम्युनिटी एंकर्ड एंड अफोर्डेबल इंटरवेंशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें हम बैनियन मॉडल भी लिख सकते हैं। सो बैलेंस इंस्टीट्यूशनल केयर होना चाहिए
with the community involvement. सो नीमहंस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, एक टोल फ्री नंबर भी वो रन करते हैं, तो टेलीमेडिसिन के थ्रू वी कैन एक्सेस दैट. वन इज दैट. Secondly, we are seeing कि जो जन औषधि केंद्रास है, there we are also making the availability of affordable medicines, the psychotropic drugs. So that is one aspect related to reducing out-of-pocket health expenditure also. एंड इवन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की भी जब हम बात करते हैं तो वो भी डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है. तो चाहे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हो, नेशनल हेल्थ मिशन हो, so these will also be playing important role. Secondly, when we're talking about the impact of ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो, ये नेगेटिव एक उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है विद सो मच एक्सेस ऑफ कंटेंट ऑनलाइन एंड दैट टू इजी एक्सेस. सो इट इम्पैक्ट्स हाउ वी थिंक. सो पीयर प्रेशर हो या फिर अगेन वी हैव टू, या वी ऐसा लगता है कि वी नीड टू गेट सक्सेसफुल इन बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड, तो वो एक अलग मेंटल प्रेशर लेके आता है. जो स्क्रीन टाइम है, जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, उसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं. And then the stigma that is associated, firstly तो हम identify नहीं कर पाते कि whether we are suffering through a depression or not. And अगर identify भी कर लिए तो then there is a stigma even कि हम उसको कैसे discuss करें even with the parents. So that fear of judgment from the society is another roadblock. Yes. Next, we are talking about Nicobar residents raise the concerns about land acquisition for airport. So, Greenfield International Airport, transshipment port, जो हम डेवलप कर रहे हैं इन दी अंडमान निकोबार. सो हर टाइम पे हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए. फेयर एंड कॉम्प्रिहेंसिव पेंसेशन पैकेज होना चाहिए आफ्टर द असेसमेंट टू द बेनिफिशियरीज. लीगली मैंडेटेड है ये स्टडी, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट अंडर द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013. कि लोगों पे डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लैंड एक्विजिशन कैसे हो रहा है, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं वहाँ की, जैसे ग्रेट निकोबारीज एंड शोम्पेन, जो ट्राइब्स हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है. So that can be covered and that can be identified through social impact assessment. Mansidi, if you would like to add any point. नहीं ठीक है, आपने कवर कर दिया. बाकी यहाँ पे एक ज्योग्राफिकल फीचर जैसे कैम्बल बे, वो अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड है, कैम्बल बे. Yes. Then today we are seeing 3 articles regarding the migrant workers. First of all, we are talking about Kerala, then we are talking about Karnataka and also Tamil Nadu. What different issues we are facing regarding the migrant workers and regarding the labor code. So केरला के अंदर भी बात हो रही है फॉर दी माइग्रेंट वर्कर्स. डिफरेंट सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, फैक्ट्रीज हैं, इन्फ्लक्स देखने को मिलता है माइग्रेंट्स का फॉर दी लोकल जॉब्स. जी केरला के अंदर हम देख सकते हैं कि स्किल्ड जॉब्स की तरफ इंक्लाइनेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन जो है उस साइड इंक्लाइन ज़्यादा है. तो जो सेमी स्किल्ड सेक्टर है वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट का रोल देखने को मिलता है आसपास के स्टेट से. सो मिनिमम वेजेस, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, दे आर गारंटीड द मिनिमम वेजेस इन केरला. इसके साथ साथ केरला ने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस की हैं. लिमिटेड पेड हॉस्टल एकोमोडेशन फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स इज ऑल्सो अवेलेबल. एंड ऑल्सो एर्नाकुलम के अंदर जो कि एक प्रोग्राम है, वहाँ पे हमने देखा है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है regarding the skills which are required in their jobs. So एक तरीके से बोल सकते हैं कि आसपास के स्टेट्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंस है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से माइग्रेंट वर्कर पॉपुलेशन जो है उसके अंदर शॉर्टेज भी देखने को मिलता है, शॉर्टेज ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स. जैसे कि प्लाईवुड फैक्ट्रीज हैं,
प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल दिया गया है, जिसमें 95% ऑफ जो वर्कर्स हैं दे आर माइग्रेंट्स। तो लोकल वर्कफोर्स का चैलेंज यहाँ पे उठता है कि क्योंकि लोकल वर्कफोर्स का एक बेस अवेलेबल नहीं है उस लेवल पे, तो टोटली डिपेंडेंस है एंड उसकी वजह से शॉर्टेजेस क्रिएट होते हैं। सो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सोशल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स आर इन क्लैश, बिकॉज नीड है, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि दे आर इन स्टिल अक्यूट शॉर्टेज डिस्पाइट द माइग्रेंट्स कमिंग इनटू अ पर्टिकुलर रीजन। तो जो सोसाइटीज ट्रीटमेंट है ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स, वहाँ पे रीजनलिज्म का एलिमेंट आ जाता है, या फिर सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन की हम बात करते हैं, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी एक चैलेंज है, क्योंकि हमेशा ये लगता है कि देन देर इज मोर कंपटीशन जब हम एक पर्टिकुलर जॉब की बात करते हैं, but still job availability is there. Yes. We can say job availability is there, but the workers are not that much in the state itself. हाँ वो भी नहीं है, बट डिस्पाइट माइग्रेशन ऑल्सो वी आर सीइंग कि तब भी जॉब्स और भी अवेलेबल है, तो देर इज स्टिल द गैप विच एग्जिस्ट। Yes. Then in case of Tamil Nadu, we are also seeing the role of migrant laborers which are engaging in the farm activities. Delta region different aspects में हमने देखा है urban and semi urban pockets के अंदर। तो जो shortage है of labor, it still remains a common complaint from the farmers. So agriculture sector के अंदर यहाँ पे हमने देखा है, क्योंकि पहले जो लोग थे they were engaging in the agriculture sector जो कि semi educated थे, उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया टू सिटीज, तो उसकी वजह से गैप क्रिएट हुआ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड वहां पे दूसरे स्टेट से, यूपी से, वेस्ट बंगाल से एंड डिफरेंट स्टेट से, हम बिहार से देख रहे हैं कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं इन दी पैडी ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑल्सो इन दी डिफरेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, वो वहां पे जाके जॉब ले रहे हैं। इसके साथ साथ एक चैलेंज इसके अंदर आता है रिगार्डिंग दी सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस एंड एमजी नरेगा, कि जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ फार्मर्स हैं, जो शॉर्टेज ऑफ लेबर है, उसके साथ साथ वेजेस का इशू है। तो यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि प्रॉमिस 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड, बट इसके बाद भी 40 डेज का ही वर्क उनको मिल रहा है एंड स्पेसिफिक सीजनल बेसिस पे वर्क ज्यादा मिलता है। दूसरे सीजन जब पैडी नहीं ग्रो किया जा रहा है तब जॉब्स नहीं मिल पा रही है उनको, तो सस्टेनेबिलिटी नहीं है फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स ऑल्सो। सो दिस ऑल्सो रेजेस अ क्वेश्चन कि जैसे तमिलनाडु में भी हमें यही चीज देखने को मिल रही है कि स्टिल जो लेबर शॉर्टेज है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। तो क्या ये अगेन इज इट इंडिकेटिंग अस टुवर्ड्स द नीड फॉर एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और ऑल्सो नाउ, जैसे रूरल लेवल पे एमजी नरेगा है, तो क्या अर्बन लेवल पे भी वैसी स्कीम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू अगेन फिलिंग दिस एम्प्लॉयमेंट गैप? और अभी भी क्या गवर्नमेंट करंट मेजर्स ले रही है इन ऑर्डर टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट्स? So we have the PDA scheme under NFSA, One Nation One Ration Card is there, then Pradhan Mantri Awas Yojana is there, then slum redevelopment is there, because most often we see that migrants or the informal labor force, they reside in the slum regions. So redevelopment of slums is important, even as a part of the smart cities mission also. And so housing facilities are there, and then Har Ghar Jal Yojana is there, then Saubhagya scheme, Sahaj Bijli, making availability of electricity 24/7 electricity. So these are different schemes through which we are catering to the availability of basic services. And today we have also talked about moving from minimum wage to living wage. Yes. And then in the case of Karnataka, gig sector की बात हो रही है। सो कोटा फॉर लोकल बिल जिसको रिसेंटली प्रपोज किया गया था, सो वो भी एक इशू क्रिएट करता है। जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो लोकल्स हैं, उनके लिए वर्क अवेलेबल नहीं है, या फिर इनफ वर्क अवेलेबल नहीं है लोकल्स के लिए, या लोकल्स अवेलेबल नहीं है फॉर दी वर्क विच इज प्रेजेंट इन दी स्टेट्स। तो यूनियंस का यहाँ पे रोल आता है कि वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं ओवरऑल सोसाइटी को। गिग वर्कर्स, लो रेट कार्ड्स हैं, लोकल वर्कर्स रिप्लेस कर दे रहे हैं उनको, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी। जिसमें लोकल्स देख रहे हैं कि दे आर ऑफनली वर्किंग इन पार्ट टाइम, बट माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो टोटली डिपेंडेंट है।
सो उनकी तो सोशल पेंशन का में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कौन सी अभी करंट पेंशन स्कीम है, बताओ? आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ मानसी। Atal pension Yojana is there, जिसमें if your income is less than rupees 15,000, so scheme the pension would be rupees 3,000 after the age of 60 years. So that is for the unorganized sector. So ये केस स्टडी जो कर्नाटका की केस स्टडी हमें बता रही है, मोर ऑफन जब हम माइग्रेंट्स की बात करते हैं तो जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लू कॉलर वर्कर्स या फिर इनफॉर्मल सेक्टर। तो गिग सेक्टर डिमांड या फिर जैसे हम बात करते हैं हॉटस्पॉट्स ऑफ आईटी सेक्टर्स, तो फॉर्मल सेक्टर की भी माइग्रेशन को जो हम ऑफन मिस कर देते हैं वो भी इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है जो शेप करता है अगेन एक पर्टिकुलर रीजन के। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज की हम बात करते हैं तो डायनेमिक्स आर शेप्ड थ्रू माइग्रेंट्स ओनली। तो जॉब डिमांड हो या फिर हाउसिंग नीड्स हो या फिर चेंजेस इन देयर इनकम हो या देयर कंजम्पशन स्पेंडिंग हो, वो सब उसी चीज से रिलेटेड है एक तरीके से। तो यहाँ जैसे गिग सेक्टर की बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल इन स्टेट्स लाइक राजस्थान जो गिग वर्कर्स बिल भी लेके आए हैं, तो हैविंग दैट पर्टिकुलर लॉ इवन एट यूनियन लेवल इज आल्सो इम्पोर्टेंट। डिफरेंट स्टेट्स में वी आर सीइंग कि बाकी स्टेट्स भी दे आर कमिंग फॉरवर्ड विद दिस बिल। And we can also say the migrant workers is a more exploited class. Exploited class hai migrant workers. That is why social security blanket becomes more important for them. Then next is regarding Hasina's exit and the situation in Bangladesh. Political unrest हमने देखा है in Bangladesh, जो कि start हुआ था with the student-led protest regarding the quota system. जिसने ये भी हाईलाइट किया कि हसीना, शेख हसीना की जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी ऑफ बांग्लादेश, उनके गवर्नेंस के बारे में, जिसमें इश्यूज रेज किए गए अबाउट द अथॉरिटेरियन नेचर, अबाउट हर अप्रोच ऑफ गवर्नेंस इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस, मीडिया, एंड वाइडली उसको क्रिटिसाइज किया गया है, जिसकी वजह से रीजनल एंड एथनिक टेंशंस भी देखे गए इन बांग्लादेश। इंडिया के ऊपर क्योंकि नेबर्स एंड क्लोज रिलेशन दोनों कंट्रीज मेंटेन करते हैं हिस्टोरिकली भी, सो इम्पैक्ट बोल सकते हैं ना कि सिर्फ इंडिया के ऊपर, पूरे रीजन के ऊपर, साउथ एशियन रीजन के ऊपर ही देखा गया है। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में इंडिया बोल सकते हैं कि एक न्यूट्रल स्टैंड पे चल रहा है एंड बॉर्डर सिक्योरिटी एंड कंसर्न जो है उनको मैनेज करने को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। साथ में ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट एंड इकोनॉमिक सपोर्ट आगे आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रेड इनिशिएटिव्स के लिए बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी इंडिया एक्टिवली इंगेज्ड है। सो बोल सकते हैं कि पॉलिसीज के अंदर चेंजेस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है, पीपल टू पीपल टाई जो है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे आने वाले टाइम में भी, जिसमें एजुकेशन, कल्चर एंड इकोनॉमिक एक्सचेंजेस को सपोर्ट करना जरूरी होगा बायलेटरल रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड बोल सकते हैं जो इमर्जिंग पार्टीज हैं उनके साथ भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर इंडिया। Then next is regarding fMRI may reveal depression subtypes and treatments that would work. इसमें अगर हम बस बात करें की हाइलाइट्स की, fMRI that stands for functional magnetic resonance imaging, न्यूरो इमेजिंग टेक्निक है जिसमें ब्रेन एक्टिविटी को मेजर हम कर रहे हैं एंड ब्लड फ्लो के अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसको डिटेक्ट कर रहे हैं एंड कैसे वो हेल्प कर सकता है हमको आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट सब टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। सो ब्रेन एक्टिविटी पैटर्न्स को हम यहाँ पे मैप करेंगे, जो जिन इंडिविजुअल्स को, द इंडिविजुअल्स विच आर हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंड उसके अंदर क्या सब टाइप्स है उसको हम आइडेंटिफाई करने की बात करेंगे न्यूरल सर्किट्स की मैपिंग के थ्रू, जो कि हेल्प करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी एंड आगे जाके ट्रीटमेंट प्रिडिक्शन में भी। क्या एक्टिविटी पैटर्न है, तो मोर इफेक्टिवली वी कैन, मतलब वी कैन से कि after this we can focus on personalized medicine according to the subtypes, even in the depression, anxiety depression, rumination depression जिसमें ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग आप करते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन जिसमें एंजाइटी रिलेटेड एक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, एनहेडोनिक डिप्रेशन जिसमें रिवॉर्ड प्रोसेसिंग आपकी रिड्यूस हो जाती है। सो ट्रीटमेंट प्लान्स को और ज्यादा ऑप्टिमाइज हम कर पाएंगे
ट्रायल एंड एरर अप्रोच जो भी चल रही है इन दी डिप्रेशन मेंटल हेल्थ सेक्टर ऑल्सो, उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे पेशेंट को। और ऐसे जैसे पेशेंट सेंट्रिक केयर में हम बात करते हैं तो वन इज दिस एग्जांपल फंक्शनल एमआरआई हो गया, जैसे प्रिसिशन मेडिसिन हो गया या डिजिटल हेल्थ आईडी। दीज आर दी स्टेप्स इन दीज डायरेक्शन। और जब हम कंपेयर करते हैं इवन एमआरआई और सीटी स्कैन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एमआरआई सीटी स्कैन दोनों यूज किए जाते हैं इमेजिंग ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। तो एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इट इज यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स, तो आयोनाइज्ड वेव्स यूज नहीं करते जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। और एमआरआई के थ्रू वी कैन जनरेट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो कि इवन हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को भी इमेज कर लेते हैं। तो दिस इज हाई प्रिसिजन एंड थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है कंपेयर टू सिटी स्कैन, बट इट इज मोर सेफर टाइम। इट कैन रेंज फ्रॉम 20 to 60 minutes ऑल्सो। देन सीटी स्कैन जो है एक्सरे यूज करते हैं विच क्रिएट्स अगेन अ डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन इमेजेस विच इज नॉट सो क्लियर और इन डिटेल्ड ऑल्सो, अगर अगेन हमें बिल्कुल प्रिसाइज इमेजिंग चाहिए तो इट इज लेस डिटेल्ड। so applications in case of cancer detection भी यूज किया जाता है, but again more advanced is MRI over CT scan. Yes. Then next we are talking about the political turmoil in Thailand. So first female बोल सकते हैं हम पीएम बनी है वहां पे, जिनका नेम है पायतोंगतान शिनावात्रा, जो कि डॉटर हैं ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर Thaksin Shinawatra, who was ousted in 2006 मिलिट्री को। तो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है एंड ऑल्सो द यंगेस्ट एट द एज ऑफ 37। बट बोल सकते हैं कि क्रिटिसिज्म फेस कर रही हैं बिकॉज ऑफ द लेगेसी ऑफ फैमिलीज, पॉलिटिकल डायनेस्टी एंड ऑल्सो किन टर्म्स पे वो आगे बढ़ेंगी। तो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को लाने की बात उन्होंने की है, लीगल इश्यूज को रिजॉल्व करने की बात की गई है एंड ऑल्सो मिलिट्री का एक इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से हम डबल लॉक डेमोक्रेसी भी देख रहे हैं यहाँ पे। लीगल सिस्टम और मिलिट्री कूप्स, दे आर रिपीटेडली बीइंग यूज्ड टू अंडरमाइन द इलेक्शन रिजल्ट्स। सो डबल लॉक डेमोक्रेसी। एंड ऊपर आप देखोगे ब्लू मून मेंशन्ड है, तो व्हाट इज ब्लू मून? Blue moon is again an event of full moon, but the blue is not related to the color. It is related to the rarity of this event, which occurs once after every 2 to 3 years. So this is what do we mean by blue moon? It can be monthly blue moon or seasonal blue moon. तो ये further इसकी थोड़ी in-depth details, तो हमें बस एक clear idea होना चाहिए। So we have completed for today. Thank you so much everyone for joining. Keep watching and keep learning with Ansarkari. Thank you.